नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार पुनः इस चैनल पर स्वागत है। आज के वीडियो में हम खिलजी वंश के बारे में बात करेंगे, जो 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक चलता है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा, यानी कि ममलूक वंश में पढ़ा था कि मलिक फ़िरोज़ खिलजी जो कि ममलूक वंश का अंतिम शासक क्यूमर्स का अंगरक्षक का प्रधान होता है, वह उसकी हत्या करके एक खिलजी वंश की स्थापना करता है। खिलजी वंश सल्तनत काल में एक ममलूक वंश के बाद उसका क्रम में आता है और इस वंश के जो दो प्रमुख शासक थे, एक तो जलाउद्दीन खिलजी और एक अलाउद्दीन खिलजी। तो फिलहाल अगर हम खिलजी वंश के बारे में पढ़ने से जो है उससे पहले हम जान लेते हैं कि ये खिलजी कौन थे, इनका नाम खिलजी कैसे पड़ा। तो इतिहासकारों के अनुसार इसमें दो मत हैं। कुछ लोग जैसे दिल्ली सल्तनत के जो तुर्क अमीर थे, वो खिलजियों को तुर्क नहीं मानते थे। वो उनके अनुसार खिलजी तुर्क नहीं हैं, ये एक निम्न जाति के हैं और इसलिए वे लगातार उनसे घृणा करते रहते थे। लेकिन कुछ इतिहासकार जैसे बर्थोल्ड, रावर्टी इत्यादि खिलजियों को तुर्क में ही गिनते हैं और मानते हैं कि जो तुर्कों की 64 जनजातियां हैं, उन्हीं में से एक खिलजी है। आगे बात करें तो इनका नाम खिलजी क्यों पड़ता है, क्योंकि ये अफ़गानिस्तान के खल्ज क्षेत्र में रहते थे, इसलिए इनका नाम खिलजी कहा गया। ये खिलजी कहलाने जाने लगे। ये बहुत समय तक अफ़गानिस्तान में रहे, जिससे यह अफ़गानी परंपराओं का भी पालन करने लगे थे। अब देखते हैं इसे खिलजी क्रांति क्यों कहा जाता है और इसका आगामी भारत में महत्व क्या होता है। ममलूक वंश में आपने देखा कि लगातार सत्ता का एक संघर्ष चलता रहा। उसमें एक हमेशा ही एक चेष्टा रहती थी, एक जो आप देखेंगे कि तुर्क जो कुलीन वर्ग से ही जो राजा बनता आ रहा था। खिलजी क्रांति के बाद ऐसा जो ट्रेंड था वो बदलता है और अब आप देखेंगे कि कुछ ऐसे शासक बनेंगे, अगर उनमें जो योग्यता है, एबिलिटी है और वो पावर में रह सकते हैं, वो शासन चला सकते हैं, भले ही वही कुलीन वर्ग का ना हो, मतलब कि एक शाही अमीर तुर्क ना हो, फिर भी वो एक साम्राज्य में मतलब कि शासन चला सकते हैं। खिलजी काल में एक और ज़्यादा परिवर्तन होता है। इसमें अब भारतीयों को भी उच्च पदों पर नियुक्त करने की यहाँ से परंपरा आरंभ हो जाती है, जो कि भारतीयों को जो कि ममलूक वंश में पद नहीं दिए जाते थे महत्वपूर्ण, और अगर दिए भी जाते थे तो तुर्क चालीसा जो होते थे उनकी षड्यंत्र के द्वारा उन्हें हटा दिया जाता था या उन्हें मरवा दिया जाता था। अब एक इतिहासकार हैं प्रोफेसर मोहम्मद हमीद, वो खिलजी वंश की स्थापना को एक क्रांति की संज्ञा देते हैं। अब हम आगे देखते हैं, जलाउद्दीन फिरोज शाह खिलजी के बारे में पढ़ेंगे। हमें पता ही है कि ये ही है खिलजी वंश का संस्थापक है, जलाउद्दीन फिरोज शाह खिलजी है। तो जो खिलजी क्या थे, ये जलाउद्दीन फिरोज खिलजी और इसके जो पूर्वज थे, इनके बारे में हम थोड़ा सा बैक में इनकी जो हिस्ट्री है, पृष्ठभूमि है, जान लेते हैं। ये हमें पता चल गया कि अफ़गानिस्तान के रहने वाले थे और ये भारत में कब प्रवेश करते हैं, ये इल्तुतमिश के काल में भारत में प्रवेश करते हैं। इनका आगमन इल्तुतमिश के काल में भारत होता है। इस प्रारंभ में ये नौकरी करते हैं, धीरे धीरे अपनी वो प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं और जो काम करते हैं जिससे ये नज़र में आते हैं, और बलबन के शासन काल में ये राज्य की सेवा में आ जाते हैं और ये सेना नायक के रूप में ख्याति इन्हें मिलती है। और जलाउद्दीन फिरोज शाह खिलजी भी एक सेना नायक ही होता है। मंगोलों के विरुद्ध में यह ममलूक वंश के सुल्तानों का साथ देते हैं और योगदान देते हैं। जो
खिलजी हैं, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है, जो उसका उत्कर्ष काल कैकुबाद के शासनकाल में होता है। जब इसका शासन उत्कर्ष काल तब माना जाता है जब ये जो वहाँ का निजामुद्दीन है उसकी जब कैकुबाद हत्या कर देता है और ये समाना का सूबेदार होता है, तो इसे कैकुबाद अपने पास बुलाता है और फिर सर ए जहाँदार का पद देता है और इसे मतलब कि आरिज ममालिक का पद देता है, सर ए जहाँदार, और इसे बरंग का भी सूबेदार बनाता है। यानी कि काफ़ी कुछ इसको हासिल होता है और साथ ही साथ ये उसको शाइस्त खां की भी उपाधि प्रदान करता है। तो प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है कि जलालुद्दीन खिलजी को शाइस्त खां की उपाधि किसने प्रदान की, तो इसका उत्तर आप बताएंगे कैकुबाद। ठीक है, यानी कि कैकुबाद के काल में ये काफ़ी अच्छी पोजीशन पे आ गए थे और इन्हें मौका भी मिल गया, क्योंकि बलबन के टाइम तक जो तुर्क चालीसा था उनका वो विघटन हो गया था। जो मजबूत थे, जो प्रतिरोध कर सकते थे, सारे जो अमीर थे उनकी हत्या हो गई थी और कोई भी ऐसा बचा नहीं था जो इतना ज़्यादा मजबूत हो कि वो इनके खिलाफ आगे आ सके। इसके बाद ये रक्तपात से तो घृणा करता है, लेकिन ये जो एक षड्यंत्र के द्वारा एक गद्दी पर बैठता है और फिर ये आगे शासन चलाता है। इसके बारे में कहा जाता है कि एक धर्मपरायण मुसलमान था और इसका व्यक्तित्व बहुत उदार वाला है और ये रक्तपात से घृणा भी करता था। और ये बहुत सारे आप देखेंगे कि आगे जो विद्रोह होते हैं और भी कांड होते हैं उनमें कुछ को माफ़ भी करता है। इस वजह से इसे उदारवाद निरंकुश का शासक भी कहा जाता है। हम कैकुबाद के किले में ही 13 जून 1290 को इसका राज्याभिषेक होता है। मतलब कि 13 जून 1290 को जलालुद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठता है और दोती जो वंश है जो दिल्ली सल्तनत का, उसकी स्थापना हो जाती है। प्रारंभ में यह कैकुबाद के किले से अपना प्रशासन चलाता है, शासन राज्य करता है। कुछ वर्षों तक वो कैकुबाद के किले में रहता है, वहाँ उसका जो किला है उसका पूर्ण निर्माण कराता है। उसको फिर इसका कारण ये होता है कि इसका कारण है उसके रहने का कि उसे पता होता है कि जो भारतीय जो हैं, जो वहाँ की जनता है लोकल, वो इतनी जल्दी इसको स्वीकार नहीं करती, क्योंकि जो लगभग 80 साल तक ममलूक वंश का शासक था और अगर उनकी बनाई हुई चीज़ों को, अगर उनके द्वारा दिए हुए चीज़ों का अगर वो रिस्पेक्ट नहीं करता है तो उसे एक विरोध का भी सामना करना पड़ सकता था। तो ऐसे में वो कुछ समय तक कैकुबाद के किले में ही रहता है। इसके बाद वह दिल्ली पहुंचता है और सिंहासन पर बैठता है, लेकिन वह बलबन के सिंहासन पर नहीं बैठता है, एक अलग सिंहासन पे बैठता है। इसके बाद हम देखेंगे, अब तक हमने देख लिया कि जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी का सिंहासनारोहण भी हो जाता है। अब उसके सामने उसके जो हैं, ये हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। वो अब हम देखेंगे वो कैसे, क्या उसकी जो नीति होती है, आखिर वो किस नीति से वो अब यहाँ शासन चलाने का प्रयास करेगा, इसके बारे में हम देखेंगे। देखो, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की नीति जो पूर्ववर्ती जो सुल्तानों की नीति है उसके विपरीत होती है, अलग होती है। जैसे पूर्ववर्ती सुल्तानों को हम देखेंगे कि वो तुर्की सरदारों का दमन कर देते थे अगर उनसे थोड़ा भी दिक्कत होती थी या एक चुनौती की संभावना होती थी या षड्यंत्र रचते थे। और तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी उसके विपरीत करता है। वह तुर्की सरदारों को दमन नहीं करता बल्कि उन्हें संतुष्ट करने का, मतलब कि सेटिस्फाई करने का प्रयास करता है। और जो इसी में कड़ी में आप देखेंगे कि वो बलबन के भतीजे मलिक छज्जू जो को कड़ा मानिकपुर का सूबेदार बनाता है, और जो फरुखुद्दीन जो पहले भी कैकुबाद के समय, क्यूमर्स के समय जो दिल्ली का कोतवाल रहता है, वो अभी भी वही कोतवाल के पद पर बना रहता है। और ख्वाजा खातिर भी पहले की तरह ही वजीर बना रहता है और कोई चेंजेस ये नहीं करता है। इसके बाद हम देखेंगे
कि इसके कुछ पुत्रों और इसके जो परिवार के बारे में जान लेते हैं, जो आगे काम आएगा। देखिए, जलालुद्दीन के पुत्र और भतीजों के बारे में बात करें तो जलालुद्दीन खिलजी के 3 पुत्र थे। उसके सबसे बड़े पुत्र का नाम महमूद था, जिसे उसने जिसे उसने खान खाना की उपाधि दी, खान खाना की उपाधि थी। और दूसरे पुत्र को उसने अरकली खां की उपाधि प्रदान की, एवं अपने सबसे छोटे पुत्र को उसने कद्र खां की उपाधि दी। आपने देख लिया, बड़े पुत्र को खान खाना की उपाधि दी, छोटे पुत्र को अरकली खां की उपाधि दी, और सबसे छोटे पुत्र को कद्र खां की उपाधि दी। उसके 2 भतीजे भी होते हैं, एक का नाम अलाउद्दीन होता है और एक का नाम अलमास बेग होता है। अलाउद्दीन जो होता है, इसे प्रारंभ में ये अमीर तुजुक के पद पे रहता है, ये अमीर तुजुक के पद में रहता है, और बाद में से कड़ा मानिकपुर और अवध की भी सूबेदारी प्रदान कर दी जाती है। जलालुद्दीन अपनी पुत्री का विवाह भी इससे करता है, और इस प्रकार से ये भतीजे और दामाद 2 रिश्ते इसके लगने लगते हैं। इसके बाद एक पुत्र भाई है इसका, जो अलाउद्दीन का, अलमास बेग है। उसे उलूग खां के भी नाम से जाना जाता है, और इसका ही प्रमुख योगदान रहता है सुल्तान को फुसला कर मानिकपुर लाने पर, और जो उसकी हत्या होती है इसके बारे में हम आगे करेंगे जब जलालुद्दीन की हत्या होगी। अब हम आगे की ओर देखते हैं। अब हम देखते हैं, जैसे जलालुद्दीन अब आपके सामने गद्दी में बैठ गया, अब उसके सामने चुनौतियां हैं, क्योंकि उसका जो व्यवहार है बहुत ही ज़्यादा उदार है, धार्मिक है, और रक्तपात सहने वाला नहीं है। तो एक राजा की दृष्टि से इतना भी उदारता दिखाना उसके लिए एक नुकसानदायक साबित होता है। कुछ जो सूबेदार हैं वो विद्रोह करते हैं, इसका फ़ायदा वो उठाने की कोशिश करते हैं। उन्हीं कड़ी में अगर हम देखें, जो विरोध करने वाले होते हैं, एक सबसे जो बड़ा विद्रोह होता है, कड़ा मानिकपुर का विद्रोह होता है। आप देखेंगे कड़ा मानिकपुर के विद्रोह में क्या होता है कि यहाँ का जब सूबेदार वो मलिक छज्जू को बनाता है, इसके बाद जो है मलिक छज्जू विद्रोह कर स्वतंत्र शासक की तरह व्यवहार करने लगता है और मुगीसुद्दीन की उपाधि धारण करता है, मुगीसुद्दीन की। इसके बाद अपने सिक्के भी वो चलवाता है और खुतबा भी पढ़वाता है। वह अपने इस विद्रोह में अवध के सूबेदार हातिम मलिक को भी शामिल कर लेता है। इसके अतिरिक्त वह बंदाई के सूबेदार को भी अपने में मिला लेता है, और इन तीनों की संयुक्त सेना दिल्ली की ओर कूच करती है और जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी को वो सिंहासन से हटाने का प्रयास करने की कोशिश करेगी। तो ऐसे में इस विद्रोह को दबाने का जिम्मा सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी खुद स्वयं लेता है, और अपने साथ उनके दोनों पुत्र जो हैं होते हैं उनको भी साथ में लेता है, और एक युद्ध होता है जिसमें विद्रोहियों को पराजित करता है। मलिक छज्जू को पकड़ कर लाया जाता है, बांध कर उसको घसीट कर राजा के दरबार पर लाया जाता है, और उसकी ऐसी हालत देखकर इसका जो हृदय है जो द्रवित हो जाता है, पिघल जाता है, और ऐसे में मलिक छज्जू को वह माफ़ कर देता है। एक प्रकार से ये यहाँ पर उसकी उदारता का उदाहरण देखने को मिलता है। जब मलिक छज्जू को वहाँ की सूबेदारी से हटा दिया जाता है और अलाउद्दीन खिलजी को कड़ा मानिकपुर का सूबेदार बना के भेजा जाता है। ये था जो इसकी समय का जो प्रमुख जो होता है विद्रोह होता है। इसकी इस उदारवादी नीति का हम अगर उदाहरण देखें तो हमें काफ़ी सारे उदाहरण देखने को मिलेंगे, जैसे कि ठगों का दमन में, जैसे चोर डकैत लूटखोर करने वाले जो मिलते थे उनको ये अधिकांशतः माफ़ कर देता था, या फिर बहुत ही कम सज़ा प्रदान देता था, और षड्यंत्रकारी अमीरों को भी वो माफ़ कर किया उसने। उसमें तजाकुद्दीन कूची नाम का एक अमीर था, वो उसने षड्यंत्र किया, लेकिन उसको भी इसने माफ़ कर दिया। एक आपको कहानी मिलेगी कि सिद्दी मौला की हत्या के बारे में हम जान लेते हैं। ये बिल्कुल इसका जो नेचर है उसके विपरीत है। ये इसने चोर लुटेरों को तो माफ़ किया, लेकिन ये थोड़ा इसकी जो नीयत पर है थोड़ा धक्का लगाती है कि सिद्दी मौला, जिसे एक अपराध जो साबित भी नहीं होता है, उसे वो
मौत की सज़ा दे देता है। और ये जो है उसके जो उसका जो नेचर है उसके अगेंस्ट देखने को मिलता है। सिद्दी मौला के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सिद्दी मौला कौन होता है ये जान लेते हैं कि सिद्दी मौला जो है वह शेख फरुद्दीन गज शंकर का अनुयायी होता है। ये एक सूफी होते हैं और यह यहाँ पर आता है। बलबन के शासनकाल में ही वह दिल्ली आ जाता है और यहाँ पर वह एक विशाल खानकाह चलाता था। खानकाह चलाता था और वहाँ पर जिसपे प्रतिदिन हजारों भूखे लोग खाना खाते थे। और यहाँ पर जो इसका जो बड़ा एक पुत्र है शहजादा खान खाना भी सिद्दी मौला का अनुयायी था। इस पर एक आरोप क्या लगता है सिद्दी मौला पर कि यह दो हिंदी अधिकारियों जिसका नाम हथिया पायक और निरंजन है वो मिलकर सुल्तान की हत्या करना चाहते हैं। और सिद्दी मौला स्वयं सुल्तान बनना चाहता है। और ये जब सूचना सुल्तान को मिलती है तो जो इसके जो दो हिंदू को साथी होते हैं हथिया पायक और निरंजन कोतवाल के साथ और तीनों को मृत्युदंड दे दिया जाता है। सिद्दी मौला को क्या होता है, सिद्दी मौला को जिंदा हाथी से कुचलाकर मार दिया जाता है। और कहा ही भी जाता है कि सिद्दी मौला की मौत के कुछ दिन बाद ही उसके जो बड़े पुत्र है खान खाना की भी मौत हो जाती है। तो ये थोड़ा उसके उदार नीति से थोड़ा विपरीत ये उदाहरण देखने को मिलता है। इसके बाद हम देखेंगे मंगोल आक्रमण। अब्दुल्ला एक मंगोलियन था। वो 1292 ईस्वी में इसके शासनकाल में आक्रमण करता है और जलालुद्दीन खिलजी उसे पराजित कर देता है। और कुछ जो मंगोल हैं वो वापस नहीं जाते हैं और यहीं पर बस जाते हैं और इस्लाम धर्म स्वीकार तो किए होते हैं और कुछ स्वीकार भी कर लेते हैं। बाद में यही मंगोल इतिहास में जो भारत में रहने का निश्चय करते हैं वह नवीन मुसलमान कहलाते हैं। अगर प्रश्न पूछे नवीन मुसलमान किसे कहा जाता है तो आपका जवाब होगा जलालुद्दीन खिलजी के समय आक्रमण के समय जो मंगोल वापस मंगोल नहीं गए थे और यहीं पर बस गए थे और इस्लाम धर्म उन्होंने स्वीकार कर लिया था तो उन्हें नवीन मुसलमान की संज्ञा दी गई और उन्हें नवीन मुसलमान कहा गया। अब हमने कुछ देख लिए इसके समय जो विद्रोह हुए थे, इसकी जो उदारवादी नीति की भी उदाहरण देख लिए। अब हम देखते हैं इसके समय इसी के कुछ अभियान होंगे। कुछ ये भी चाहता है कि अपना साम्राज्य विस्तार करे, धन लूटे, मतलब आय के स्रोत बढ़ाए। तो ऐसे में देखते हैं हम ये क्या होता है। जलालुद्दीन के खिलजी के अगर सैन्य अभियान के बारे में बात करें तो इसके शासनकाल में जो विजय की इच्छा थी वो केवल दो सैन्य अभियान आपको देखने को मिलेंगे। एक है रणथंभौर अभियान और दूसरा है मंडौर अभियान। रणथंभौर के बारे में आप देखेंगे कि वर्तमान में यह राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में है और यह ऐतिहासिक एवं सामरिक महत्व रखता था। इसका किला बहुत ही फेमस था और ये जगह जो थी अरावली श्रेणियों से घिरी हुई होती है। और जो इस समय जो शासक होता है रणथंभौर का वो चौहान वंश का शासक हमीर देव होता है। हमीर देव, ठीक है। 1290 में आक्रमण करने का प्रयास करता है जलालुद्दीन, लेकिन वो रणथंभौर को नहीं जीत पाता है और 1291 में ये वापस दिल्ली आ जाता है। इसके बाद ये मंडौर में आक्रमण करता है 1292 में और उसे विजय कर लेता है और उसे अपने में शामिल कर लेता है। ये जलालुद्दीन के जो द्वारा जो किए गए विजय की इच्छा से जो दो सैन्य अभ्यास थे। इसके शासनकाल में हमें कुछ अलाउद्दीन खिलजी के भी सैन्य अभियान देखने को मिलेंगे। सैन्य अभियान अलाउद्दीन खिलजी का एकमात्र जो कारण होता है वह उसका जो उद्देश्य होता है वो धन लूटना चाहता है, क्योंकि उसके अंदर इच्छा थी
एक शासक बनने की, और शासक बनने के लिए सेना की ज़रूरत होती है, और सेना रखने को खर्च देने के लिए धन की ज़रूरत होती है। तो ऐसे में जो वह अभियानों के माध्यम से धन इकट्ठा करना चाहता था ताकि वह आगे यूज कर सके उसको। इसी कड़ी में हम देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी, जो कि जलालुद्दीन खिलजी के अंडर में कुछ सैन्य अभियान करता है, उसके बारे में हम चलिए देखते हैं। ये देखिए, जो सबसे पहला जो अभियान है भिलसा अभियान होता है। जो अभी आपने देखा, जो बलबन का जो एक रिश्तेदार था, जो हमने बताया, ये कुच्छा, वो उसको भर देता है, उसको सलाह देता है कि भाई तू जा, ऐसे ऐसे अटैक कर, यहाँ से धन लूट और अपनी स्थिति मजबूत कर, ताकि ये तेरे काम आएगा, और इसके जिससे तू मतलब कि यहाँ का जो शासक बन पाएगा, उसकी महत्वाकांक्षाओं को जागृत कर देता है। तो ऐसे में सुल्तान की अनुमति से वह लेता है और भिलसा पर वो अटैक करता है। भिलसा पर जब 1292 ईस्वी में अटैक करता है और वो विजय भी प्राप्त कर लेता है, और इससे उसको बहुत ही ज़्यादा असीम धन की प्राप्त होती है, बहुत ही ज़्यादा पैसा प्राप्त होता है। तो क्या करता है, इसका कुछ भाग, एक भाग सुल्तान को भी भेज देता है। तो सुल्तान भी इससे हैप्पी हो जाता है कि भाई मेरे को भेज दिया है। तो सुल्तान जब को एक भाग पैसा भेज देता है और शेष भाग अपने पास रख लेता है, तो बदले में सुल्तान इसे अवध का भी सूबेदार बना देता है। तो यानी कि अब अलाउद्दीन खिलजी कड़ा मानिकपुर के साथ साथ अवध का भी सूबेदार बन चुका होता है। दूसरा जो अभियान है वह देवगिरी का अभियान है, और यह अभियान 1296 के आसपास होता है। इसमें क्या होता है, ये जो अभियान है, जो आदेश मिलता है अलाउद्दीन खिलजी को जलालुद्दीन के तरफ से कि आपको यह वो जो अटैक देवगिरी पर आक्रमण करने का आदेश नहीं मिलता है। इसे चंदेरी जिसे कहते हैं, वहाँ की ओर इसे आक्रमण करने की जो है उसे आदेश मिलता है, लेकिन यह सुल्तान को चंदेरी को बता देता है कि मैं चंदेरी जा रहा हूँ अटैक करने, लेकिन वो वहाँ ना जाकर ये देवगिरी पर अटैक करता है। देवगिरी आपको बताते हैं कि ये इसके बारे में कहा जाता है कि ये दिल्ली सल्तनत पे जो है ये पहला जो मुसलमानों का दक्षिण भारत पर प्रथम आक्रमण था। आप देखेंगे वर्तमान में तेलंगाना में पड़ता है, ये देवगिरी है आपको। तो देवगिरी पर आक्रमण करता है और वहाँ का जो शासक होता है रामचंद्र देव, जो कि उस समय बहुत ही साहसी है और योग्य माना जाता है, वह धोखे से हार जाता है। मतलब कि एक बहुत ही ज़्यादा चालाकी और से देवगिरी का जो होता है वो विजय करने में सफल होता है। इसके पीछे कहानी है कि अगर हम देखें तो जब ये देवगिरी पहुंचता है तो प्रारंभ में ये क्या करता है, देवगिरी जाता है तो यह एक वहाँ पर नौकरी की तलाश से जाता है देवगिरी में, और अचानक ही रामचंद्र देव के दरबार पे उस पर अटैक कर देता है, जिससे वह घबरा जाता है और वह अपने किले को बंद कर देता है। ऐसे में वह रसद सामग्री जो होती है, खाद्य पूर्ति उसकी बंद हो जाती है, तो उसे विवशतापूर्वक संधि करनी पड़ती है। इसके बाद इसका जो एक है शंकर देव आपको देखने को मिलेगा, वो आता है, वो भी युद्ध लड़ता है, लेकिन वो भी अच्छा मौका देता है, लेकिन वो भी इसी के धोखे से आ जाता है और इसे संधि करने पर मजबूर होता है, और देवगिरी में इसे काफ़ी ज़्यादा धन लूट और मिलती है। असीम लूट के बाद ये वापस कड़ा मानकपुर की ओर जाना चाहता है। अब देखते हैं कि जलालुद्दीन की हत्या कैसे होती है। बात यहाँ पर होती है, देखिए, एक है चंदेरी और एक है देवगिरी। राजा ने सुल्तान ने भेजा था इसे चंदेरी पर अटैक करने के लिए, लेकिन ये वहाँ नहीं जाता है और यह देवगिरी
पहुंच जाता है, खूब सारा धन लूटता है, असीम धन लूटता है। और इस समय जो जलालुद्दीन है उसकी स्थिति होती है वो ग्वालियर में होता है। तो इसे सूचना मिलती है इसको कि अलाउद्दीन खिलजी की जो उसकी जो इच्छा है, जो इसका प्लान है, उसके बारे में इसे सूचना मिलती है। और इसे कहा जाता है कि आप दिल्ली मत जाइए, वापस यहीं चंदेरी चले जाइए। लेकिन यह चंदेरी पे नहीं जाता है और यह डायरेक्ट दिल्ली पहुंच जाता है। दिल्ली पे ये बैठ जाता है और यहाँ पर इसका जो एक ख़ास आदमी जो आप देखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी का जो ख़ास आदमी है वो उसका भाई जो है उलूग खां, वो उसके साथ ही रहता है जलालुद्दीन खिलजी के बाद। ठीक है, अब ये देवगिरी से सीधा ग्वालियर तो से अलाउद्दीन तो जलालुद्दीन पहुंच गया। अब देवगिरी से ये सीधा अलाउद्दीन जो है, आप देखेंगे इसमें एक समझ लीजिए, वापस कड़ा मानिकपुर चला जाता है और यहीं पर वो एक षड्यंत्र रचता है। षड्यंत्र क्या होता है, सबसे पहले वह एक पत्र लिखता है। पत्र में वह देवगिरी अभियान के लिए सुल्तान से माफ़ी मांगता है और यह कहता है कि वह जो सारा धन है वह आपको दे देगा, लेकिन एक शर्त रखता है कि यह धन मैं आपको लेने के लिए आपको मानिकपुर आना पड़ेगा। ठीक है, मानिकपुर आना पड़ेगा। तो सुल्तान उसकी बात मान लेता है। तो सुल्तान क्या करता है, सुल्तान नदी के माध्यम से मतलब जल मार्ग से आता है और अपनी सेना जो है स्थल मार्ग से लाता है। ठीक है, और इधर से जो अलाउद्दीन है वो भी आता है नदी मार्ग से और इसकी सेना भी स्थल मार्ग से होती है। और जो इसकी जो प्लानिंग में पूरा योगदान उलूग खां होता है और ये संदेश भिजवाता है कि आप केवल उससे मिलिए, खाली बिना अंगरक्षकों के जाइए और शस्त्रहीन अंगरक्षकों के साथ जाइए, तो नहीं वो भयभीत हो जाएगा और चला जाएगा यहाँ से। तो ऐसे में क्या होता है, जलालुद्दीन इसकी बात मान लेता है और नदी के पार मानिकपुर पर दोनों के बीच वह मिलते हैं। जो जलालुद्दीन है वो अपनी सेना को मतलब अपने जो अंगरक्षकों को पीछे छोड़ देता है और वह अलाउद्दीन और जलालुद्दीन गले मिलते हैं। लेकिन इसी बीच जब वो गले मिलते हैं और जो नाव की तरफ ले जाने को जलालुद्दीन कहता है, इसी बीच अलाउद्दीन अपने जो उसका जो अंगरक्षक है, मतलब अपने एक साथी सलीम जिसे कहते हैं, उसे एक इशारा करता है और वह इसके मतलब कि पेट में छुरा फूंक देता है। और जब छुरा फूंक देता है इसके बाद और उसके साथी आ जाते हैं और उसकी भी हत्या मतलब कि जो उसका जो गला है उसको धड़ अलग कर देते हैं। उससे पहले जलालुद्दीन एक स्टेटमेंट देता है कि भाई धोखेबाज अलाउद्दीन, यह तूने क्या किया है। तो ऐसे में जलालुद्दीन की धोखे से हत्या करके अगला जो शासक बन बैठता है। अगले शासक के बारे में हम जलालुद्दीन के बारे में जो पढ़ेंगे वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। फ़िलहाल हमारा जो फोकस है वो जलालुद्दीन के बारे में है। अलाउद्दीन के बारे में हम अगला फोकस अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, अब तक मान लीजिए अब जलालुद्दीन की हत्या हो जाती है और अगला शासक हमें पता चल गया है कि ये अलाउद्दीन खिलजी होगा। इसके बाद हम कुछ साहित्यिक विकास देख लेते हैं इसके शासनकाल में। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, काफ़ी ज़्यादा जो विद्वान व्यक्ति थे, कुतुबुद्दीन अलवी, सद्दुद्दीन, अमीर खुसरो आदि को इसको संरक्षण प्राप्त था। और अगर हम महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं थोड़ा लास्ट में, जो कि जलालुद्दीन से या पहले वीडियोस में जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। पहला तथ्य है कि सल्तनत काल का सबसे कम समय तक शासन करने वाला यह राजवंश खिलजी राजवंश है। ठीक है, अगर पूछे कि सबसे कम समय तक शासन किस राजवंश का रहा तो आप बताएंगे खिलजी राजवंश का शासन रहा। इसके बाद हम देखेंगे राजस्व प्रशासन के लिए एक नया पद का गठन किया गया।
जलाउद्दीन खिलजी ने एक दीवान ए वकूफ़ नाम का पद मतलब बनाया, और प्रश्न पूछ भी सकता है कि इस पद का गठन किसने किया, तो आप बताएंगे जलाउद्दीन खिलजी। प्रश्न कभी कभी पूछ लेता है अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठने से पहले कहाँ का सूबेदार था, तो आप बताएंगे मानिकपुर और अवध का सूबेदार था। खिलजी वंश का संस्थापक जलाउद्दीन खिलजी है, और लेन पूल ने जलाउद्दीन की हत्या को इतिहास की नीचतम हत्या कहा है। ठीक, तो हमने इसमें जलाउद्दीन खिलजी और जो खिलजी वंश का उदय है, इन दोनों के बारे में विस्तार से पढ़ लिया, काफ़ी कुछ जान लिया है, और इससे बाहर प्रश्न पूछे जाने की संभावना भी बहुत कम है। अगले वीडियो में हम मेनली अलाउद्दीन के बारे में पढ़ेंगे, और उसके जो आक्रमण हैं जो दक्षिण में और उसका जो विस्तार है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है, आप इसे लास्ट तक देखिएगा। देखा है तो उसके लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।